हेलो दोस्तों। घूमने का शौक रखने वाले लोग अक्सर नई जगहों पर जाना पसंद करते हैं। शहर की भागदौड़ से दूर शांत पहाड़ों में बसे गांव, जिनका कि शायद कुछ साल पहले तक लोगों को पता भी नहीं था, आज इंटरनेट की मदद से वहां लोग पहुंच पा रहे हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही दो घूमने का शौक रखने वाले दोस्तों की है, जिन्होंने घूमने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जिसका शायद ही लोगों को पता हो। इन कई बार आपका लिया एक गलत फैसला आपको जिंदगी भर के लिए एक बड़ा सबक दे सकता है। दीपक और अरुण एक ही साथ नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दीपक पहाड़ों में पला बड़ा था तो अरुण की परवरिश शहर में हुई थी। दोनों का घूमने का शौक तो था ही, लेकिन एक ही कंपनी में रहकर ऐसा कम ही होता था कि दोनों को एक साथ छुट्टी मिल पाए। यहाँ तक कि अरुण कभी पहले पहाड़ों पर गया भी नहीं था, इसलिए वह अक्सर दीपक से पहाड़ों के बारे में पूछता रहता। अगले महीने अरुण की शादी थी और इस बार वीकेंड पर दोनों की छुट्टी भी थी। दोनों ने 3-4 दिन की एक ट्रिप प्लान करने के बारे में सोचा। क्योंकि अरुण पहले कभी पहाड़ों पर नहीं गया था, इसलिए उन्होंने पहाड़ों पर ही जाने का तय किया। दीपक ने इंटरनेट से कुछ जगहों की लिस्ट तैयार की जहां पर वे जा सके। उन्होंने पहले मनाली जाने का प्लान किया, लेकिन वीकेंड्स पर भारी भीड़ होने के कारण सब होटल फुल दिखा रहे थे। पूरा एक दिन इंटरनेट पर ढूंढने के बाद दीपक को मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव के बारे में पता चला, जहाँ की रुकने के लिए एक अंग्रेज़ों के ज़माने का गेस्ट हाउस भी था और वहाँ उन्हें 3-4 दिन रुकने के लिए बुकिंग भी मिल रही थी। दीपक ने इंटरनेट पर इस गांव की तस्वीरें देखी तो वह जगह बेहद शांत और खूबसूरत मालूम पड़ी। गेस्ट हाउस के आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और पास ही में एक छोटा सा खूबसूरत झरना भी था। इससे बेहतर जगह इस वीकेंड पर मिलेगी भी नहीं, उसने मन ही मन सोचा और तुरंत अरुण को फ़ोन लगाया। दोनों ने होटल बुक किया और रात को दिल्ली से मनाली जाने वाली बस में पहले से ही बुकिंग कर दी। दोनों दोस्त रात को बस स्टैंड पर मिले, जहां उनकी बस सवारी लेकर निकलने को तैयार थी। अपने आगे के सफ़र को लेकर दोनों काफ़ी उत्साहित थे, और ख़ास तौर पर अरुण, जिसकी पहाड़ों पर यह पहली ट्रिप थी। यार, मैं तो ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ पहुँच के सिया के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। सिया से अरुण की अगले महीने शादी थी। ठीक है, पहले पहुँच तो जाएं, दीपक मुस्कुराता हुआ बोला। रात भर के सफ़र के बाद वे सुबह लगभग 8 बजे के करीब मनाली पहुँचे। वहां से वे लोकल बस पकड़कर गांव के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें रुकना था। बस ने उन्हें एक सड़क किनारे एक कच्चे रास्ते के पास उतारा, जहां से गांव का रास्ता होकर जाता था। वह रास्ता लगभग 2 किलोमीटर लंबा था और एक छोटे से जंगल से होकर जाता था। पहाड़ों पर सुबह की खिली हुई धूप और घने और लंबे देवदार के पेड़ों के बीच से जाता हुआ कच्चा रास्ता दोनों के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। वे रुकते रुकाते फोन पे फोटो खींचते हुए जा रहे थे। थोड़ा आगे जाकर जंगल और घना हो गया और अब उनके ऊपर पेड़ों की छतरी सी बन गई थी, जिसमें से धूप की किरणें छन के आ रही थी। पहाड़ों के चढ़ान और ढलाई वाले कच्चे रास्ते पर अब अरुण को थकान महसूस होने लगी थी। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन दीपक को तो ऐसे रास्तों पर चलने की आदत थी, तो वह तेजी से आगे आगे जा रहा था। अरुण को पीछे आता देख दीपक बोला, जल्दी चलना यार, अब गांव थोड़ी ही दूर रह गया है और वहां से पहाड़ों के बीच बसा हुआ वह छोटा सा गांव दिखाई भी पड़ रहा था। अब तक दोपहर हो चुकी थी और दोनों गांव के पास बनी हुई छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ खाने और आराम करने के लिए रुके। दुकान के बाहर एक बूढ़े काका बैठे चाय पी रहे थे।
वे दोनों भी वहाँ बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। बातों ही बातों में अरुण ने बूढ़े काका से पूछा, काका ये गेस्ट हाउस और कितनी दूर है? काका ने उनकी तरफ देखा, माथे पर शिकन लिए कुछ बोलने ही वाले थे कि इससे पहले दुकान का मालिक चाय लेकर आया और बोला, यहाँ से थोड़ी ही दूर है साहब। तो क्या है ना, यहाँ पर मुसाफिर कम आते हैं तो गेस्ट हाउस साल में ज़्यादातर खाली ही रहता है। मेरा बेटा वहीं पर केयर टेकर का काम करता है। आप लोगों का आने का था तो वह सुबह से वहीं पर है और आप जब वहाँ पहुँचोगे तो वह वहीं आपको मिलेगा। दीपक दुकान के मालिक के साथ बातों में लग गया, लेकिन अरुण की नजरें अभी भी बूढ़े काका पर थी। काका चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी ही धुन में मस्त थे। दोनों ने अपना सामान उठाया और गेस्ट हाउस की ओर चल दिए। गेस्ट हाउस अभी भी लगभग 300 मीटर की दूरी पर था और वहां तक का रास्ता घने जंगल से बीच होता हुआ जाता था। जाते वक्त अरुण ने पीछे मुड़कर बूढ़े काका की तरफ देखा तो इस बार काका उन्हें ही देख रहे थे। माथे पर वही शिकन लिए उन्हें एक टक जाते हुए देखे जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल से होते हुए अब वे गेस्ट हाउस के पास पहुंच चुके थे। हरे घने जंगल के बीच सफेद रंग का वह सुंदर गेस्ट हाउस अलग ही नजर आ रहा था। गेस्ट हाउस के बाहर खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की क्यारी से होता हुआ रास्ता मेन गेट तक जा रहा था। काफी पुराना होने के बावजूद उसकी देखरेख काफी अच्छे ढंग से की गई थी, लेकिन बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से वहां कोई आके रुका ना हो। गेस्ट हाउस की छत से लंबी बेलें लटक रही थी। बाहर खुले बरामदे में एक काफी पुराना झूला लटक रहा था और कोने में एक आराम कुर्सी रखी हुई थी जिसका शायद काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ था। वे दोनों अभी बरामदे से होकर दरवाजे के पास आए ही थे कि तभी उनके सामने दो लोग मुस्कुराते हुए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। नमस्ते साहब, मैं रामचरण, यहाँ का केयर टेकर, और ये किशोर रसोई संभालता है। रामचरण ने कहते हुए दोनों दोस्तों का स्वागत किया। किशोर ने दोनों का सामान लिया और वे सब गेस्ट हाउस के अंदर चल दिए। अंदर दोनों के लिए दोपहर का खाना पहले से तैयार था। दीपक और अरुण अपने कमरे में जल्दी से फ्रेश हुए और खाने के लिए मेन हॉल में आ गए। अच्छा रामचरण, यहाँ कोई और भी रुका हुआ है? दीपक ने खाते खाते पूछा। नहीं साहब, यहाँ मुसाफिर लोग कम ही आते हैं। वो तो आप लोगों के आने का था, इसलिए हमने कल सुबह ही यहाँ की साफ सफाई की। इस गेस्ट हाउस के मालिक बाहर रहते हैं और जब भी कोई बुकिंग आती है तभी यह खुलता है, वरना अधिकतर ये बंद ही रहता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ भी घूमने कहाँ जा सकते हैं? अरुण ने उत्साह से पूछा। किशोर थोड़ी ही दूर रसोई के पास खड़ा था और वो कुछ बोलना ही चाह रहा था कि इससे पहले रामचरण बीच में बोल पड़ा। वैसे तो साहब यहाँ थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना है, लेकिन आप कल सुबह ही वहां जाना, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और आपको वापस आते आते अंधेरा हो जाएगा। हमें कौन सा वहां ज्यादा देर रुकना है, आसपास घूमेंगे और चले आएंगे। और वैसे भी अभी यहाँ रहकर कर क्या करेंगे? अरुण दीपक की ओर देख के बोला। ये भी ठीक है। दीपक को अरुण की बात सही लगी और वे दोनों खाना खत्म करके अपना कैमरा लेकर झरने की तरफ जाने को निकले। वे भी गेट के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से रामचरण बोला, सुनिए साहब, हम दोनों शाम को 6 बजे तक यहाँ से चले जाएंगे। आपका खाना किचन में गर्म करके रख देंगे। आपको वापस आते आते अंधेरा हो जाएगा तो आप वापस आकर मेन गेट लॉक कर लीजिएगा। कल सुबह हम लगभग 8 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है रामचरण, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर दीपक और अरुण बाहर जाने लगे कि एक बार फिर रामचरण बोला, एक बात और साहब, झरने में ज़्यादा अंदर मत जाइएगा। वैसे तो झरना छोटा है और पानी भी ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ लोग पहले डूब चुके हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और यहाँ बाहर बरामदे में जो आराम कुर्सी है, इस पर मत बैठिएगा।
इस पर अरुण ने तुरंत पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस कुर्सी में? वो तो हमें भी नहीं पता साहब, लेकिन इस गेस्ट हाउस के जो मालिक हैं उन्होंने मना किया है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो दीपक और अरुण के मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन उन्हें अंधेरा होने से पहले वापस लौटना भी था, तो उन्होंने समय नष्ट करना सही नहीं समझा और झरने के लिए वहां से निकल लिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए लगभग 15 मिनट बाद उन्हें झरना दिखाई दिया। झरने का पानी नीचे एक जगह इकट्ठा हो रहा था और उसकी एक छोटी सी धारा पहाड़ी से होती हुई नीचे जा रही थी। घने जंगल के बीच उस खूबसूरत झरने का साफ पानी और आसपास पर बड़ी हुई घास को देखकर लग रहा था मानो बहुत वक्त से वहां कोई आया नहीं था। दीपक अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा और अरुण अपनी जीन्स के पाउंचों को चढ़ाता हुआ झरने के अंदर जा पहुंचा। अभी कुछ देर हुई ही थी और दीपक आसपास का वीडियो बना ही रहा था कि वहां झरने की आवाज के साथ साथ एक और शोर सुनाई दिया। वो अरुण की चीख थी। दीपक ने हड़बड़ाकर घूमकर देखा तो अरुण उस छोटी सी धारा में बहा चला जा रहा था और उसने एक हाथ से पास ही में लगे एक पेड़ को पकड़ रखा था। घबराकर दीपक के हाथ से फोन छूट गया और वह भागकर अरुण के पास झरने में जा पहुंचा और उसको खींचकर बाहर निकाल लिया। भाई क्या हुआ, तू गिरा कैसे? दीपक के इतना कहते ही अरुण ने चिल्लाकर उसका हाथ हटाया और बोला, यार तू पागल है क्या? धक्का क्यों दिया मुझे? अगर कुछ हो जाता तो? इस पर दीपक हैरान होकर जोर से बोला, मैं क्यों धक्का दूंगा तुझे? मैं तो वहां दूर खड़ा अपने फोन पे वीडियो बना रहा था, देख फोन अभी भी वहां पड़ा है। दीपक ने अरुण की आंखों में अजीब सा डर देखा और अरुण दीपक की बाह पकड़कर बोला, चल यहां से। दीपक ने उससे सारी बात पूछनी चाहिए, लेकिन अरुण अब वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। उसने अपने जूते हाथ में लिए और तेजी से वापस जाने लगा। दीपक ने भी जल्दी से अपना सामान उठाया और उसके पीछे चल दिया। जब तक वे गेस्ट हाउस के पास पहुंचे, सूरज ढल चुका था। अरुण ने अंदर आकर रामचरण को आवाज लगाई, लेकिन रामचरण और किशोर तो दोनों वापस गांव जा चुके थे। उन्होंने रसोई में देखा तो वहां उनका रात का खाना तैयार था। दोनों अपने कमरे में आ गए और दीपक ने झरने के पास हुई घटना के बारे में पूछा। यार सच में मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया, तभी मैं वहां गिरा और अब इस अनजान जगह पे हम दोनों अकेले हैं। मैं यहां नहीं रुक सकता, चल निकलते हैं। अरुण घबराता हुआ बोला, देख अभी अंधेरा हो चुका है, अभी निकले तो जंगल में रास्ता भटक भी सकते हैं और अगर जैसे तैसे गांव पहुंच भी गए तो इस वक्त हमें मनाली जाने के लिए कोई बस भी नहीं मिलेगी। तू चिंता मत कर, हम कल सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे और बाकी के दिन मनाली में होटल ले लेंगे, दीपक ने अरुण को समझाते हुए कहा। दोनों ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगे। अब तक रात के 12 बज चुके थे, लेकिन दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। अरुण के सामने वाली खिड़की में से चांद की सफेद रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। दीपक ने अरुण की तरफ देखा तो वह अभी जगा हुआ था और खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। दीपक फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे भी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद दीपक ने फिर से अरुण की तरफ देखा तो इस बार वह दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। चलो अच्छा है, नींद ले लेगा तो अच्छा महसूस करेगा, दीपक ने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर में दीपक की भी आंख लग गई। लगभग रात के 3 बजे होंगे। दीपक की फिर से नींद खुली और उसने अरुण की तरफ देखा तो अरुण अपने बिस्तर पर सीधा बैठा हुआ बिना पलक झपकाए लगातार खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। दीपक घबरा कर बैठ गया और हिम्मत जुटाकर बोला, अरुण क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या?
अरुण बिना कुछ बोले वापस से दूसरी तरफ करवट करके लेट गया। दीपक को लग रहा था कि अरुण को कुछ हो गया है और वह यह सोचकर और परेशान हो गया। अरुण के साथ हो रही घटनाओं के बारे में सोचते सोचते कब उसकी फिर से आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। इस बार दीपक की नींद झटके से खुली और उसने अरुण की तरफ देखा तो अरुण वहां नहीं था। दीपक ने पूरे कमरे में देखा लेकिन अरुण का कहीं पता नहीं चला। वह जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर जाने लगा वह क्या देखता है, दरवाजा तो बाहर से बंद था। उसने दरवाजा जोर से हिलाया और अरुण को पुकारा लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अब दीपक की सांसें तेज हो गई थी और वह परेशान होकर कमरे में चक्कर काटने लगा। उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे और वह सोचकर और परेशान हो गया कि अगर अरुण को कुछ हो गया तो वह उसके घर वालों को और सिया को क्या जवाब देगा। अभी दीपक परेशान होकर कमरे में चक्कर काट ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर हो और अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा खुला और सामने अरुण था। तू बिना बताए कहां चला गया था? मैं इतना परेशान हो गया था, कम से कम बता के तो जाना था, दीपक गुस्से में बोला। अरुण पर जैसे कि दीपक की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर बरामदे में कुर्सी पे बैठकर सिगरेट पी रहा था। सुबह हो गई है, चल निकलते हैं। ऐसा कहकर अरुण ने जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में डाला और बाहर की ओर चल दिया। वह इतनी जल्दी में निकला कि अपना कुछ सामान पीछे ही छोड़ दिया। दीपक ने जल्दी जल्दी अपना और अरुण का सामान लिया और उसके पीछे चल दिया। जो अरुण आते समय रुकते रुकाते आराम करते हुए आ रहा था वह अब तेजी से जंगल से होता हुआ जा रहा था, बल्कि अब दीपक की सांस फूलने लगी थी और उनके पीछे तेजी से चलते हुए वो कुछ ही देर में गांव भी पार कर चुके थे। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि अरुण को हुआ क्या है और अब वह दीपक की किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। उनके सड़क के पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद मनाली जाने वाली बस भी आ गई। दीपक ने मनाली के 2 टिकट लिए और अरुण के पास आकर बैठ गया। अरुण अभी भी चुपचाप बैठा था। दीपक को लगा शायद अरुण कल की घटना को लेकर परेशान है। दीपक माहौल हल्का करने के लिए अरुण से बोला, छोड़ ना यार, अब तो हम मनाली जा रहे हैं ना, अभी भी हमारे पास 2 दिन है मजे करने को। वो भूल गया मनाली पहुंचकर सिया के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। इतना सुनकर अरुण ने दीपक की तरफ गुस्से में देखा। उसकी आंखें लाल और चौड़ी हो चुकी थी और वो बोला, सिया? कौन सिया? वह उन दोनों के साथ में आखिरी ट्रिप थी। वक्त बीत गया लेकिन आज भी उनकी वो ट्रिप दीपक के सामने एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। उसे आज भी नहीं पता कि उस दिन उसके साथ बस में जो वापस आया था वह अरुण ही था या कोई और। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलता हूँ आपसे कुछ ऐसे ही नहीं किस्सों और कहानियों के साथ।